हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं 2004 में रिलीज हुई सर्वाइवल मूवी द डे आफ्टर टुमारो के बारे में। दोस्तों, इस मूवी में दिखाया है कि जिस नेचर के रिसोर्सेज को हम अंधाधुंध अपने यूज में लेते हैं, वही नेचर अपने पीक पर आ जाए तो क्या क्या हो सकता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत सर्वाइविंग रिलेटेड स्टोरी है। सो लेट्स बिगिन। मूवी की स्टार्टिंग होती है एंटार्क्टिका से, जहां जैसन बर्फ की सरफेस पर ड्रिलिंग करके आइस कोर के कुछ सैंपल निकाल रहा है। तभी जैसन देखता है कि आइसी सरफेस क्रैक होती चली जा रही है। इस क्रैक की आवाज को सुन जैसन के सीनियर जैक और फ्रैंक बाहर आते हैं और जैसन को उस क्रैक में गिरने से बचा लेते हैं। लेकिन अंटार्कटिका का वो हिस्सा पूरी तरह से दो हिस्सों में बंट जाता है। जैक एक पैलियो क्लाइमेटोलॉजिस्ट है जिसका काम अर्थ पर हो रहे वेदर के चेंजिंग को मेजर करना होता है, जिसमें जैक और फ्रैंक उसकी मदद करते हैं। नेक्स्ट सीन में जैक न्यू दिल्ली में हो रहे यूनाइटेड नेशन के कॉन्फ्रेंस में, जहां दुनिया भर के पावरफुल लीडर्स आए हुए हैं, वहां पर अंटार्कटिका में अलग हुए आइसी लैंड के बारे में बताता है। अगर दुनिया भर की सरकारों ने इसके लिए कोई इफेक्टिव कदम नहीं उठाया तो दुनिया पर इसका क्या भयानक इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ये बात उन सबके सामने रखता है। लेकिन यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जैक की इन बातों को टाल देते हैं। वहीं पर कॉन्फ्रेंस के बाद जैक की मुलाकात प्रोफेसर टेरी रैप्सन से होती है, जो एक ओशियनग्राफर है। वो जैक को कहते हैं कि आपके कॉन्फ्रेंस में रखे सारे फैक्ट्स कहीं ना कहीं सही हैं और गवर्नमेंट आपकी सलाह को सीरियसली ना लेकर बहुत बड़ी गलती कर रही है। दोस्तों, इसका इफेक्ट उसी दिन से देखने को मिल गया जहां मौसम असंतुलित हो रहा था। इवन जैक और रैप्सन जहां खड़े होकर बात कर रहे हैं वो दिल्ली है, लेकिन दिल्ली जैसी जगह में बर्फ गिरना, आप समझ ही सकते हो कि मौसम में कितनी तेजी से बदलाव आ रहा था। इसके अलावा जापान में भी बर्फ के बड़े बड़े ओले गिरने की खबर आने लगी थी। जैक अपने घर वापस आता है और अपनी वाइफ को फोन करता है, जो एक डॉक्टर है। उसकी वाइफ कहती है कि कल न्यूयॉर्क में सैम का एक क्विज कंपटीशन है, तुम उसे कल एयरपोर्ट छोड़ देना। नेक्स्ट डे जैक अपने बेटे सैम को एयरपोर्ट ले जाता है। असल में सैम अपने फादर से ज्यादा कनेक्ट नहीं है, क्योंकि जैक अपने काम से कई हफ्तों तक घर से बाहर रहता है, जिस कारण वो अपनी फैमिली को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाता। और यही बात सैम को अपने डैड से दूर रखती है। सैम एयरप्लेन में अपने दो दोस्त लॉरा और ब्रेन के साथ जाता है। सैम को फ्लाइट में सफर करने से हमेशा से ही डर लगता है। उस दिन मौसम खराब होने की वजह से फ्लाइट की रिस्की लैंडिंग भी करी गई थी, जिससे सैम बहुत घबरा जाता है। और स्कॉटलैंड में प्रोफेसर रैप्सन देखता है कि उनके 3 पीपों का टेम्परेचर एकदम से ही 13 डिग्री नीचे चला गया है। दोस्तों, ये पीपा एक टावर की तरह होता है जो समुद्र में तैरता है। इसका काम पानी का टेम्परेचर और वेदर को मॉनिटर करना होता है। तो इधर सैम और उसके दोस्त क्विज कंपटीशन खेल रहे होते हैं और वो जीत जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मूवी में एक छोटा सा स्टफ है। क्विज का लास्ट क्वेश्चन हम इंडियंस के लिए बहुत आसान है। स्वाधीन भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन थे? नेक्स्ट सीन में डॉक्टर रैप्सन जैक को फोन कर सडनली समुद्र के टेम्परेचर में हो रहे बदलाव और उत्तरी समुद्र का फ्लो उल्टा होने के बारे में बताते हैं। जैक अचानक हुए इस मौसम के बदलाव को देखकर बहुत घबरा जाता है। नेक्स्ट डे तो दुनिया ही तहस नहस हो जाती है। कई देशों में बड़े बड़े बवंडर पूरी की पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लेते हैं। कई लोग मारे जाते हैं, कितने ही प्लेन क्रैश हो जाते हैं और कई शहरों को बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। इस बर्बादी को देख जैक के बॉस टॉम अपने मेन ऑफिस में एक मीटिंग अरेंज करते हैं। जैक सबको बताता है कि प्रोफेसर रैप्सन ने एक रिपोर्ट मुझे भेजी थी, जिसमें बताया गया है कि उत्तरी समुद्र का फ्लो उल्टा ही हो गया है और पानी का टेम्परेचर भी धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। सारे लोग पूछते हैं कि इसका कारण क्या हो सकता है। जैक कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग। समुद्र की धारा उसमें नमक और साफ पानी की क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। अगर इनमें से कुछ भी कम या ज्यादा हुआ तो उसका प्रभाव सागर की धाराओं पर पड़ता है। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कई ग्लेशियर पिघलकर समुद्र में मिल चुके हैं, जिससे समुद्र में ही नमक की क्वांटिटी कम हो रही है और इस तरह धाराओं में भी बदलाव हो रहा है। लेकिन टॉम जैक की इन बातों को एक थ्योरी समझता है और इन सब फैक्ट्स पर विश्वास नहीं करता। जैक टॉम को बहुत इंसिस्ट करता है, जिससे वो जैक को 48 घंटे का टाइम देता है कि वो मौसम के इस बदलाव को लेकर एक पुख्ता जानकारी इकट्ठा करे, जिसको वो सरकार के सामने रख सके। जैक, फ्रैंक, जैसन दुनिया भर की रिपोर्ट को एनालाइज कर वो जानकारी ढूंढ लेते हैं, जिसको सभी लोग अभी तक जैक की एक थ्योरी ही समझ रहे थे। इसमें नासा की एक साइंटिस्ट जेनेट भी उनकी मदद करती है। इस एनालाइज से उन्हें पता चलता है कि दुनिया के उत्तरी भाग को 6-7 हफ्तों में ही आइस एज यानी कि शीत युग का सामना करना पड़ेगा। इसी बीच सैम अपने डैड को फोन कर ये बताता है कि मौसम खराब होने की वजह से वो आज वापस घर नहीं आ पाएगा और वो उसकी चिंता ना करे, क्योंकि वहीं पर ही एक पार्टिसिपेंट ने अपने घर में ही उनके रहने का इंतजाम कर दिया है। इधर स्कॉटलैंड में प्रोफेसर रैप्सन रहते हैं। वहाँ पर एक बहुत अजीब घटना हुई है। स्कॉटलैंड में टेम्परेचर इतना नीचे गिर गया है कि लोग अपनी गाड़ी से निकलते ही जम गए हैं।
और ये बात रैसन जैक को बताते हैं कि स्कॉटलैंड का टेम्परेचर एकदम से ही -101 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया है और लोग जमने शुरू हो गए हैं। जैक स्कॉटलैंड का एक सैटेलाइट व्यू देखता है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा बवंडर दिखाई देता है और जो इस बवंडर के बीचों बीच आएगा वो पूरी तरह से जम जाएगा। इधर न्यूयॉर्क में सैम और उसके दोस्त घर जाना चाहते हैं और वो सब उस पार्टिसिपेंट जिसका नाम जेडी है उसके घर से निकलते हैं। जेडी भी उनकी मदद के लिए उनके साथ चला जाता है। उन्हें टैक्सी न मिलने के कारण पैदल ही स्टेशन तक जाना पड़ता है। तभी पीछे से एकदम से भगदड़ मच जाती है क्योंकि एक बहुत बड़ी सुनामी न्यूयॉर्क शहर की ओर ही बढ़ रही है। सैम, उसके दोस्त और कई लोग उस सुनामी से बचने के लिए एक पब्लिक लाइब्रेरी में चले जाते हैं जो थोड़ी ऊंचाई पर भी है। इधर जैक को पता चलता है कि जैसा बवंडर स्कॉटलैंड में मिला है वैसे ही 2 और बवंडर कनाडा और साइबेरिया में भी हैं और ये इतनी रफ्तार से बढ़े जा रहे हैं कि 4-5 दिनों में ही पूरी उत्तरी दुनिया इसके चपेट में होगी और जब ये तूफान खत्म होगा तो हम एक नए शीत युग के दौर में कदम रख चुके होंगे। इधर सैम अपने डैड को कॉल कर न्यूयॉर्क में आई सुनामी के बारे में बताता है। जैक सैम को कहता है कि तुम अभी जहाँ हो वहीं रहना क्योंकि अभी वहाँ पर से एक भयानक बवंडर आएगा और वो इतना खतरनाक होगा कि वो लोगों को तुरंत ही जमा देगा। तुम जितना हो सके अपने आसपास की जगह को गर्म रखने की कोशिश करो और मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। जैक प्रेसिडेंट को सलाह देता है कि जितना हो सके इतना लोगों को दक्षिण की तरफ ले जाया जाएगा तो कुछ लोग जिंदा बच सकते हैं, बाकियों को घर में रहकर ही दुआ करनी होगी। इधर लाइब्रेरी में कुछ ही लोग बचे हैं। उनमें से एक पुलिस वाला देखता है कि बाहर पानी पूरी तरह से जम चुका है। कहीं से उसे खबर मिली है कि सरकार लोगों को दक्षिणी देशों में माइग्रेट कर रही है। इस चक्कर में सारे लोग वहां से बाहर निकलकर जाने लगते हैं, लेकिन सैम सबको रोकता है। कहता है कि अभी बाहर निकलना सेफ नहीं होगा क्योंकि बाहर अभी ऐसा तूफान आने वाला है जो लोगों को पूरी तरह से जमा देगा। लेकिन कुछ गिने चुने लोग ही उसकी बात मानकर रुक जाते हैं, बाकी सब वहाँ से निकल जाते हैं। सैम कुछ लोगों के साथ मिलकर किताब इकट्ठा करना शुरू कर देता है। जब वो बवंडर आए तो किताबों को जलाकर अपने आप को गर्म रखा जा सके। इधर जैक, जैसन और फ्रैंक के साथ सैम को लेने के लिए न्यूयॉर्क की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में चलते टाइम ही फ्रैंक का पैर एक गिलास पर पड़ता है और वो टूट जाता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। वो तीनों रस्सी से एक दूसरे को बांधे हुए हैं जिससे फ्रैंक हवा में लटका रहता है। फ्रैंक देखता है कि उसके बदन से एक और गिलास चटक रहा है। अगर वो टूट गया तो तीनों ही नीचे गिर जाएंगे, जिससे वो अपनी रस्सी को काट देता है और वो नीचे गिरकर मर जाता है। जैक इसे देखकर बहुत दुखी हो जाता है। इधर सैम और उसके दोस्त किताब जलाकर अपने आप को सेफ रखे हुए हैं। बाहरी दुनिया में कई लोग अपनी जान बचाने के लिए दक्षिणी देशों में गैर कानूनी रूप से घुस रहे हैं। इधर जैसन तूफान की वजह से बेहोश हो जाता है। जैक उसे खींचकर आगे बढ़ता है। तभी जैक देखता है कि वो बवंडर के बिल्कुल बीचों बीच आ गया है, जिससे वो जैसन को अपने साथ जल्दी से एक बिल्डिंग में लेकर जाता है और आग के थ्रू जैसन और अपने आप को गर्म रखता है। इधर सैम और सारे लोग आग में किताबें डालते चले जाते हैं और धीरे धीरे उनकी बिल्डिंग जमनी शुरू हो जाती है। जैसन को होश आता है। जैक उसे कहता है कि सैम हमसे बस 40 मील ही दूर है, हमें उस तक जल्दी पहुंचना होगा। जैसन कहता है कि बाहर अब भी तूफान चल रहा है, हमें एक दिन और वेट करना चाहिए। जैक कहता है कि शायद सैम के पास इतना टाइम ना हो और वैसे भी वो बवंडर आगे जा चुका है और वो दोनों तूफान में ही आगे की ओर चल पड़ते हैं। वहाँ वो कई लोगों को जमा हुआ पाते हैं। काफी दूर चलने के बाद वो एक टेंट में अपने आप को गर्म करने के लिए रुक जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जैक जब टेंट से बाहर देखता है तो सूरज की रोशनी उसे एक नई उम्मीद के रूप में दिखती है। दोस्तों, शीत युद्ध का वो भयानक सफर अब खत्म हो चुका है। जैक और जैसन उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ सैम और कुछ लोग अब भी जिंदा हैं। वहाँ पर अपने बेटे को जिंदा देखकर जैक बहुत खुश होता है। कुछ घंटों में ही कई रेस्क्यू हेलीकॉप्टर बचे हुए लोगों को लेने के लिए आ जाते हैं। हेलीकॉप्टर से सैम देखता है कि वो ही बस इस शहर में अकेले नहीं बचे हुए थे और भी कई लोग इस भरोसे में वहाँ पर थे कि वो भी इस मुश्किल समय में जिंदा बच जाएंगे और इन सबके भरोसे की जीत होती है। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करो और भी ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन और एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।